छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने शुक्रवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की है। बघेल के निवास में ईडी के करीब 12 अधिकारी पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। भूपेश बघेल ईडी रेड के बीच विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए निकल गए हैं। वहीं विधानसभा जाते वक्त भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा गया था। इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी और शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेज दिया है। भूपेश बघेल ना झुकेगा और ना ही डरेगा। आज विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठेगा, इसलिए ईडी को भेजा गया है। आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल के निवास पर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज ईडी आ गई है। आपको बता दें, आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन था। इस दौरान उनके घर में ईडी ने छापामार कार्रवाई की है और इसके साथ ही दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इस दौरान पूर्व सीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान कार्रवाई को लेकर के अरुण वोरा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तरीके से भूपेश बघेल जी मुखरता से सरकार के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के खिलाफ हो, बहुत मुखरता से अपनी बातों को रख रहे थे। और आज विधानसभा में वो बहुत से ऐसे मुद्दे उठाने वाले थे, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मैं समझता हूँ ये कार्रवाई की गई है, जिसकी हम लोग सब निंदा करते हैं। और मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रजातंत्र में किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आप सदन जाने से रोक रहे हैं, लेकिन सदन से सड़क तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और भूपेश बघेल जी जो बात कहना चाहते थे वो वहाँ कहेंगे। पिछले समय 2023 में भेजा गया था। और आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठा है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ इंडिया में नहीं कड़े प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है। तो दूसरे तरफ विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। देखिए, केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। देखिए, केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई के निवास में यानी कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास में ईडी ने छापामार कार्रवाई की है और इसके साथ ही उनकी जांच जो है जारी है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आपको बता दें, शराब और दूसरे कई मामलों को लेकर के छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे अब जो है क्या कुछ अपडेट है ईडी के छापामार कार्रवाई को लेकर के? देखिए, सुबह से जो ईडी की टीम पहुंची है, लगातार जांच की कार्रवाई चल रही है और बात करेंगे कर पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के निवास की। तो यहाँ पर जहां आप देख रहे हैं जो बैरिकेड लगा हुआ है, लगातार बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और कई बार तो बैरिकेड को हिलाया भी गया, गिराया भी गया, नूरा कुश्ती भी हुई, रस्साकसी भी देखने को मिली यहाँ पुलिस के साथ। और जो हंगामा भी मचाया गया, यही नहीं कि राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए गए। अब जब बात जांच की आ रही है तो शराब घोटाले को लेकर है कि महादेव बैटिंग ऐप को लेकर किए गए हवाला घोटाले को लेकर है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि आखिर ईडी पहुंची है तो वह केवल शराब घोटाले की जांच करेगी या फिर महादेव बैटिंग ऐप जो ऑनलाइन अवैध गेम है, ऑनलाइन जिसका संचालन सौरभ चंद्राकर के द्वारा किया जाता है, क्या उसका भी संबंध इस जांच की कार्रवाई से है? फिलहाल भूपेश बघेल अपने पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार वह विधानसभा सत्र पहुंचने के लिए यहाँ से निकल गए थे और वहां भी लगातार खूब हंगामा भी मचा, ऐसी भी जानकारी है। और साथ ही जो हंगामा उधर है उसी के प्रतिरूप यहाँ भी हंगामा मचा। मैं जहां खड़ा हूं यह भूपेश बघेल के निवास जाने का वह पहला गेट है। इसके ठीक पीछे भी एक दरवाजा है जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमीन पर बैठे हुए हैं और लगातार एक संभावना भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उनके पुत्र चैतन्य बघेल को इस मामले में जो लपेटा गया है, इस मामले में जो उनके साथ जांच पड़ताल की कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ईडी की टीम आज उन्हें गिरफ्तार करके भी ले जा सकती है। तो यह संभावना जताई जा रही है। उसी वजह से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वह दोनों ही दरवाजों के सामने धरने पर बैठे हुए हैं एक प्रकार से और लगातार नारेबाजी भी चल रही है। जी सुबोध, हम देख सकते हैं कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल है, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनसे देखने को मिल रही है? देखिए, प्रतिक्रिया स्वरूप क्योंकि इसे भूपेश बघेल ने एक राजनीतिक रूप रंग दिए जाने की बात अपने ट्विटर के माध्यम से कही थी कि साहिब ने ईडी को भेज दिया क्योंकि वो तमनार स्थित जो प्लांट लग रहा था वहां जंगल की कटाई चल रही थी, तो उसे लेकर बदले के स्वरूप में केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर जांच एजेंसी को उनके निवास भेजा। तो कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि यह बदलापुर की राजनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, जबरदस्ती फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर राज्य सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बारे में बात करें तो कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा, एक ऐसा मजबूत चेहरा है भूपेश बघेल, जो लगातार आवाज उठा रहे हैं और उनका मनोबल गिराने की कोशिश दोनों ही सरकारें, राज्य और केंद्र की सरकार के द्वारा की जा रही है, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। ठीक जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है भिलाई में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास में जो है ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जो है जारी है। आपको बता दें मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन था जिसमें पूर्व सीएम जो है पहुंचने वाले थे और इस दौरान जो है ईडी ने उनके घर में छापामार कार्रवाई की है। खबर भिलाई से है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। आपको बता दें शराब घोटाला को लेकर के जो है और इसके साथ ही महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के ईडी ने दबिश दी है और इसके साथ ही छापामार कार्रवाई जो है जारी है। आइए आपको बता दें इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। उनको नहीं और ईडी का अपना मसला है, ईडी की अपनी जांच है, परंतु शराब का घोटाला यहाँ हुआ था, यहाँ का कॉन्सेप्ट अन्य प्रदेशों में भी पहुँचाया गया था, दिल्ली, झारखंड, हम जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा जिसके कारण ईडी आई है। इतने मुद्दे उठाने हैं तो उठाए जाए, विपक्ष है, उनका काम ही है, तो करना ही है उनको, नहीं। और स्वागत है हमारे यहाँ विष्णुदेव जी की सरकार में विपक्ष के किसी भी तार्किक विषय पर विरोध का स्वागत है, इसमें कोई विषय नहीं। लेकिन ये जो आरोप ये जो कर रहे हैं, भाई ईडी है सेंट्रल की संस्था, आपने उस समय जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें हुई थी उस पर आधार पर काम कर रही, उसमें इस सरकार का क्या लेन देन है? तो आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को, जिन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर के अपना बयान दिया है। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में आज सुबह ईडी ने दबिश दी है और इसके साथ ही कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इस खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस से
अमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही बीजेपी से के.एस. चौहान जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल बीजेपी से के.एस. चौहान से है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी ने दबिश दी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहली बात यह है मोहतरमा कि ये आज का मामला नहीं है, जब भूपेश सरकार थी उस समय का मामला है और पूरे तथ्यों के साथ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें भूपेश बघेल के करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भूपेश बघेल के उस समय अधिकारी थे करीबी, उनको भी किया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और मजे की बात यह है कि उनकी अभी तक जमानत भी नहीं हुई है और इसमें सिर्फ राजनीतिक जनप्रतिनिधि या राजनेता ही नहीं है, यहाँ इसमें व्यापारी भी हैं, इसमें अधिकारी भी हैं और खास आदमी भी हैं। और सब जो भी ईडी कर रही है वो पूरे तथ्यात्मक और पूरे सभी सबूतों के साथ करती है और आगे भी जो भी कार्रवाई होगी वो तथ्यात्मक होगी। और दूसरी बात, जो भी कार्रवाई हो रही है वो संवैधानिक कार्रवाई हो रही है, कोई गैर कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो रही है। और अगर आप लोग को ऐसा कुछ है तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं। और ईडी की जो इकाई है वो स्वतंत्र इकाई है, तो आप ईडी को बोलिए और अगर ऐसा कुछ गैर कानूनी या असंवैधानिक कोई कार्रवाई हुई है तो आप बिल्कुल जाइए कोर्ट, क्यों नहीं जाइए कोर्ट? जी के.एस. जी, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। जी अमित जी, आपसे पूछना चाहेंगे क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे के.एस. जी के बातों को लेकर के? देखिए, लगातार इस देश में उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है और कम से कम ईडी को उससे स्वतंत्र रखना चाहिए। गुलामों की तरह ईडी का जिस प्रकार से खेल बार बार भेज के ये सब बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को शर्मसार करता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईडी की कार्रवाई सत्ता के इशारे पर नहीं होनी चाहिए और ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से जो किया जा रहा है वो भी बंद होना चाहिए, जो कि ईडी को आगे करके लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने का जो लगातार प्रयास हो रहा है, अपने राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई कहीं ना कहीं लोकतंत्र का भी अपमान है और पॉलिटिकल वेंडेटा है। जिस प्रकार से देखिए, सत्ता पक्ष के नेताओं पर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या ईडी को भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षियों पर दिखता है? सत्ता पक्ष में कोई दोषी नहीं दिखता। असली मुद्दा ये होता है कि मुद्दों को कैसे भटकाया जाए। आज विधानसभा में पेड़ कटने का मुद्दा उठना था, जो तामनार के जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो मुद्दा उठना था और सुबह सुबह भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी को भेज दिया जाता है। जनता के मुद्दे को कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, असली मुद्दों को भटकाने का तरीका बन गया है और जनता के मुद्दे को गायब करना, कहीं ना कहीं ईडी को तमाशा बनाना चालू करना, यही रह गया। 90% से ज्यादा मामले विपक्षी दलों से ही जुड़े लोगों पे कार्रवाई की जाती है। ईडी की जो सुई है सिर्फ विपक्षियों की तरफ ही क्यों घूमती है, मुझे समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार जी ने, आज वो डिप्टी सीएम है। अजीत पवार जी के बाद आप हेमंत विश्व शर्मा जी को ले लीजिए, नारदा सावदा स्कैम में बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे, इनके मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष है, ये सब आरोप बीजेपी के लोग लगाते थे। लेकिन आज अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सारा मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना कोई दीन है और जो भी जाता है वो धुल के निकलता है। अरे साहब, ये कोई भाजपा पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि इस देश में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं शिवली जी, ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए भी थ्रेट है। डेमोक्रेसी का भी मर्डर हो रहा है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कलंकित करने का काम बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो हुक्मरान बैठे हैं केंद्र में, वो लगातार अपने विपक्षियों को दबाने के लिए लगातार एक काम कर रहे हैं, जिसका जनता आने वाले समय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जरूर जवाब देगी, ऐसी हमें उम्मीद है। जी के.एस. जी, आपसे पूछना चाहेंगे अमित जी की बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, विपक्ष को दबाने की तरफ से एक तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मोहतरमा, ये जो प्रकरण है वो 2022 से चल रहा है। 2022 में थोड़ा सुगबुगाहट हुई थी और 2023 में बहुत ज्यादा तेज हो गया था। 2022 से ये प्रकरण चल रहा है, जब ईडी शराब घोटाले में और दूसरे अन्य महादेव घोटाले में और बाकी और अन्य घोटाले में, कोयला घोटाले में जब दबिश देती है और उसके बाद अभी हमारे शक्ति प्रवक्ता बोल रहे थे कि इनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है, तो 5 दिन का सत्र था कि पहले आवाज दबाने की कोशिश क्यों नहीं की गई?
और 2022 में ही ये कल्पना की गई थी कि 18 जुलाई को ये वाला प्रश्न आने वाला है और उसको दबाने के लिए ईडी को 2022 से लगा दिया गया और आज भूपेश बघेल के यहाँ ईडी को भेज दिया गया। तो मेरे को तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही। और उसके बाद ये है कि क्या ईडी बिना फालतू के ही अगर कार्रवाई कर रही है, और अगर कर रही है, कोई भी एजेंसी कर रही है, तो आप जाइए ना कोर्ट, क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? और आपके जब ईडी ने कोर्ट में लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया हुआ है, तो अभी तक उनकी जमानत क्यों नहीं हुई है? ये भी तो मैं पूछना चाहता हूँ। और क्या ये मेरे को ये बता दें कि ईडी की कार्रवाई दूसरे राजनेताओं के ऊपर क्यों नहीं होती है? सिर्फ भूपेश बघेल ही है पूरे देश में जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और उसके बाद मुझे बोलते हुए गर्व होता है कि जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, तब से लेकर एक भी मंत्री के ऊपर एक भी आरोप नहीं है। आप एक आरोप तो लगा के देखिए, तब जाके कार्रवाई होगी किसी भी एजेंसी की। एक आरोप तो लगना चाहिए, एक आरोप भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन वाली सरकार है। ये वाली सरकार ऐसी है कि जो न खाएगी न खाने देगी। मोदी जी ने पहले ही बोला। दूसरी बात, आपने बोला कि एक बार अमित जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्यों आप कार्रवाई नहीं होने देना चाह रहे हैं ईडी की? क्या डर है, क्या कारण है? अगर कोई ईडी कार्रवाई करती है तो क्या रीजन है, क्या कारण है कि ईडी की कार्रवाई नहीं होने देना चाहते? हमने देखा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद सिर्फ बन के रह जाता है। आरोप लगाते हैं लेकिन सजा या निष्कर्ष नहीं हो पाता और सालों बाद भी केस लंबित रहते हैं। असली मकसद लोगों को बदनाम करना होता है और चुनाव पूर्व या ऐसा कोई मुद्दा अगर आप देखेंगे जब इंपॉर्टेंट समय होता है तभी ईडी को क्यों आगे किया जाता है? जांच पूरी नहीं हुई, बस तस्वीर और हेडलाइन तैयार किए जाते हैं। ईडी की कार्रवाई का आंकड़ा खुद सवाल उठाते हैं कि 2014 से पहले और बाद में अगर तुलना करें तो कार्रवाई में जबरदस्त बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन 90% जैसे मैंने कहा ना 95% से ज्यादा मामले विपक्षी दलों से ही जुड़े नेताओं पे क्यों है? और ईडी की सुई मैंने जैसा कहा ना कि विपक्षियों की तरफ ही क्यों घूमती है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी खतरा है, क्योंकि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो क्रेडिबिलिटी गिर रही है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो सत्ता में कहते हैं ना विदेशी मीडिया और रिपोर्टर्स भी भारत की जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। यह भारत की लोकतांत्रिक छवि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये लगातार इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह काम ना होना चाहिए। हमें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, आप जांच करिए, लेकिन भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पे आप आ जाते हैं, आज बेटे का जन्मदिन है उसके आप आ जाते हैं, कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है तब आप आ जाते हैं। मिलता आपको कुछ नहीं है, आप कभी डिस्क्लोज नहीं करते कि उस समय आपको क्या मिला, लेकिन आप लगातार आ जाते हैं। तो सत्ता के डर से नहीं, जनता के अधिकार से हम लड़ेंगे। और जांच नहीं है, जनमत की हत्या हो रही है, निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ किसी की छवि को टर्निश करने के लिए, किसी छवि को धूमिल करने के लिए अगर ये प्रयास है तो इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और विरोध जारी रखेंगे। जी अमित जी, आप दोनों का मैं धन्यवाद जताना चाहूंगी। आप दोनों हमारे चैनल में जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो ये थे बीजेपी से हमारे साथ केएस चौहान और कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। देखने वाली बात है कि ईडी की यह कार्रवाई अब क्या मोड़ लेती है। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि मोदी और शाह जी जैसा जन्मदिन का तोहफा देते हैं वैसा दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में कोई भी नहीं दे सकता। उन्होंने लिखा है कि मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घर पर ईडी भेजा था। आज मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर ईडी की टीम मेरे घर पर छापा मार रही है। इन तोहफों के लिए शुक्रिया, मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा।
आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मोदी और शाह जी जैसा जन्मदिन का तोहफा कोई नहीं दे सकता, वैसा दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कोई भी नहीं दे सकता। आपको बता दें, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा है कि ईडी मेरे घर में आ चुकी है। उन्होंने लिखा, मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घर में ईडी भेजी थी। अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर ईडी की टीम मेरे घर पर छापा मार रही है।